Hello, welcome in this video lecture. Dear students, आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री का पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, देखो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें जो हैं क्लियर कर दूं कि इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, एनसीईआरटी की बुक में इस लेसन को ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक्स आपने परचेज़ कर ली होंगी, अगर नहीं की हैं तो आप परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, और बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बार बार आपको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसको रिकॉल कराएंगे। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो जिन्होंने पढ़ा है उनको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको हम पढ़ा ही रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म का मतलब ये है कि एक कॉमन फीलिंग, ठीक है, फॉर ए जोग्राफिकल एरिया, एक जोग्राफिकल एरिया की कॉमन फीलिंग को कहा जाता है नेशनलिज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब एक सवाल और है, इज्म क्या है। इज्म कहते हैं आइडियोलॉजी। ठीक है, जैसे सोशलिज्म। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा हुआ नाजिज्म, तो नाजी जो लोग थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको नाजिज्म कहा जाता है ना। तो इसी तरह से जो कॉमन फीलिंग एक जोग्राफिकल एरिया के लिए हो वो कहलाएगा नेशनलिज्म, और वो होता है नेशन। ठीक है, यहाँ पर हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे यूरोप में कैसे आया। अब आप ये कहोगे यूरोप में तो एक कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम यूरोप के कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जब हम आपको बताएंगे तो आप ये समझेंगे कि हम यूरोप के में जो कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ठीक है, इन कंट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे या इनके बारे में बताएंगे कि नेशनलिस्ट फीलिंग इन कंट्रीज़ में कैसे आई। ठीक है, एक चीज़ और, जो नेशन स्टेट थे, ठीक, वो कैसे आए। वो पहले क्या था, नेशन तो थे नहीं, किंगडम्स हुआ करती थी, है ना। और किंगडम जो होती थी वो क्या होती थी कि डायनेस्टिक एम्पायर्स की होती थी। डायनेस्टिक समझते हैं ना आप। डायनेस्टिक का मतलब ये होता है कि अगर फादर हैं एम्पायर तो उनके डेथ के बाद उनका जो बेटा है वो एम्पायर बनेगा, ये कहलाता है डायनेस्टिक एम्पायर। ठीक, इसके लिए एक टर्म यूज होता है हेरिडिटरी, आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो ये नोट कर लीजिए, हेरिडिटरी। ठीक है, तो ऐसी डायनेस्टिक एम्पायर जो यूरोप की थी उनको रिप्लेस करके नेशन स्टेट आए। ठीक है, फिर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखिए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो किंग था उसको रिप्लेस किया गया, और रिप्लेस करने के बाद जो है डेमोक्रेसी आई। ठीक है, ये आपने पढ़ाई होगा भाई। 16th जो थे उनके समय 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई, कैसे ये, यानी कि इन्होंने कैसे ये घटनाएं हुई और इनके होने में चैलेंजेस क्या क्या है। देखिए, चैलेंजेस मतलब का मतलब ये है कि जब जो पावर्स थी वो जब ट्रांसफ़र हो रही थी तब किंग्स ने इजीली इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और बहुत सारे चैलेंजेस आए जो हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका जो है एक
जब आप अपनी बुक खोलोगे और फर्स्ट लेसन निकालोगे तो फर्स्ट लेसन के फर्स्ट पेज पर जो है एक पेंटिंग दिखाई गई है। ठीक है, वो पेंटिंग जो है वो फ्रेडरिक सॉर्यू ने जो है वो पेंट की है। ठीक है, और फ्रेडरिक सॉर्यू जो हैं उन्होंने इसे 1848 में जो है वो पेंट किया था। ठीक, एक वर्ड आता है इसमें यूटोपियन व्यू। यूटोपियन व्यू का मतलब होता है वो व्यू विच कैन नॉट बी या विच इज इमेजिन, अनइमेजिनेबल, विच कैन नॉट बी इमेजिन। ठीक, एक ऐसा विचार जिसकी कल्पना ना की जा सकती हो। तो फ्रेडरिक सॉर्यू ने अपनी पेंटिंग में एक वर्ल्ड वाइड ड्रीम, यानी कि एक ड्रीम दिखाया है, उसको पेंट किया है, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक ऐसा वर्ड हो। ठीक है, डेमोक्रेटिक आप सब जानते ही हो, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सोशल जिसमें सोसाइटी का ध्यान रखा जाए, और रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, अब उसने इसमें क्या शो किया है, आप जब देखोगे तो एक वाइट कलर की स्टैचू बनी हुई है, समझ रहे हैं, एक वाइट कलर की स्टैचू बनी हुई है पेंटिंग में, और उसके सामने से बहुत से लोग जो हैं एक प्रोसेशन की फॉर्म में जो है निकल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वाइट कलर की जो इमेज है, इसके पास से जो निकल चुके हैं वो क्या है, फ्रांस। ठीक, फ्रांस के बाद फिर जर्मनी है, जर्मनी के बाद फिर इटली दिखाया है। ठीक है, ये सारे लोग जो हैं पीछे अपने अपने जो फ्लैग्स हैं वो ले करके एक प्रोसेशन की फॉर्म में निकल रहे हैं, जैसे जुलूस होता है ना, उसकी फॉर्म में स्टैचू ऑफ लिबर्टी सामने से निकल रहा है। ठीक, बैक साइड में अगर आप देखोगे तो इनके जो एंजल्स हैं वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, और फोर फ्रंट में यानी कि सामने आप देखोगे जहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके सामने देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई पड़ी हैं। ठीक है, जो एरिस्टोक्रेट्स की जो है सिंबल्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स की क्या है, सिंबल है। ठीक, जिसमें मुकुट है और सब चीज़ें जो है वो टूटी हुई पड़ी हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि मोनार्कियल गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक, और अब जो है लोग इंडिपेंडेंट चाह रहे हैं। ठीक, और उसमें सबसे पहले जो है वो फ्रांस सबसे आगे था, क्योंकि फ्रांस को सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस सबसे पहले मिली। ठीक, उसके बाद फिर जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फिर जो है अदर कंट्रीज जो हैं वो आते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब फिर वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले लगा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम आपको रिकॉल कराएंगे। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जब भी पूछा जाए कि व्हेन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज, तो आप लिखोगे ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन द नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज इमर्ज्ड। ठीक है, क्योंकि फ्रांस में जब कहना चाहिए कि जब क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, तब लोगों में एक कॉमन बिलोंगिंग आई। ठीक, इससे पहले क्या थे, दे वर फेथफुल, दे वर लॉयल टुवर्ड्स देयर किंग। ठीक है, नेशन सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आइडेंटिटी। ठीक है, बिल्कुल आप बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि कब जब इस लेसन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि नेशन का मतलब होता है एक जोग्राफिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल एरिया जिसमें नंबर ऑफ पीपल आर बिलोंगिंग कलेक्टिवली, या दे हैव गॉट कलेक्टिव आइडेंटिटी विद देम। पॉइंट इज क्लियर आई थिंक? ओके, तो ये आइडिया ऑफ नेशन आने के बाद नेशनलिज्म की फीलिंग को या कलेक्टिव बिलोंगिंग
को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है, कौन कौन से वो तरीके उठाए या तरीके अडॉप्ट किए गए, कौन कौन से मेथड, कौन कौन से वेज जो हैं वो अडॉप्ट किए गए, ठीक है, जिनसे कि नेशनलिस्ट फीलिंग या कलेक्टिव बिलोंगिंग आई, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड ली सिटोयान। देखो, लॉ पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड। जैसे आप कहते हो ना भारत में हम सब की माता है, इसी तरह से फ्रांस में जो फ्रांस है वो फादरलैंड है सबका, ठीक है। यानी कि एवरी पीपल हु लिव इन दैट एरिया इज नोन एज फ्रेंच सिटीजन एंड ली सिटोयन वही सिटीजन, ठीक है, फादरलैंड और सिटीजन, ठीक है। सिटीजन मीन्स द पीपल हु बिलोंग टू द कंट्री या पीपल हु बॉर्न इन द कंट्री इज नोन एज सिटीजन, ठीक है। तो सबका कंट्री क्या है, फ्रांस है, और सारे लोग फ्रेंच सिटीजन्स हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप उन्होंने क्या लिया, दूसरा स्टेप लिया न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग। पहले क्या होता था, हर किंग का क्या होता था, हर किंग का अपना फ्लैग होता था, इज दैट क्लियर। लेकिन अब क्या था, दोज फ्लैग्स वर रिप्लेस्ड, वो फ्लैग जो हैं वो हटा दिए गए और उनकी जगह एक ट्राई कलर फ्लैग आया जो फ्रेंच फ्लैग कहलाया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि स्टेट असेंबली वाज देयर, और जिसमें कि स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, लेकिन अब उसी स्टेट असेंबली का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया, और उसमें जो है हर सेक्शन से, सोसाइटी के जितने सेक्शंस थे उनसे जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, न्यू हाइम्स और कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन। न्यू हाइम्स, एक होता है ना श्लोक या मंत्र, उसको कहते हैं हाइम्स। तो नए नए जो मंत्र थे या श्लोक थे वो कंपोज किए गए, बनाए गए, और लोगों ने ओथ्स ली। जैसे आप असेंबली में प्लेज लेते हो ना रोज, उसी तरह से ये ओथ्स ली गई, किसके लिए, नेशन के बारे में। नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया गया, मार्टियर्स कमेमोरेटेड मीन्स ऑनर्ड। मार्टियर्स माने जो शहीद थे, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने को, उनको कहना चाहिए कि उनको क्या करा गया, उनको ऑनर दिया गया नेशन के नाम पर, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहले मैंने आपको बताया था ना कि जो फ्रांस था वो कई पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अब देयर वाज ओनली लिमिटेड रूलर वॉज देयर, ठीक है। ये नहीं कि बहुत सारे रूलर्स हैं, ठीक। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगा दिया गया, यानी कि सारी जगह जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इक्वल हो गया, मतलब सेम हो गया, ठीक है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो गया तो जो कस्टम ड्यूटीज इंटरनल थी वो ख़त्म कर दी गई, ठीक है। कस्टम ड्यूटी समझते हो, जब कोई भी चीज़ें या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं और आप जो टैक्स पे करते हो वो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़
कहलाती है, वो ख़त्म कर दी गई। ठीक है, वेट और मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किया गया। ठीक है, यानी कि आप कहीं भी चले जाएं, वेट और मेजरमेंट सिस्टम सेम हो गया। ठीक, ऐसा नहीं था कि कहीं सब वेट किसी और तरीके से वे किया जाए और दूसरी तरफ से कहीं और से किया जाए, है ना। तो ये जो है चीज़ें वहाँ पर ख़त्म की गई और यूनिफॉर्म सिस्टम जो था वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को एडॉप्ट किया गया या उसको लागू किया गया। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने स्टेप लिया वो क्या था, वो रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच लैंग्वेज वाज प्रमोटेड। ठीक है, यानी कि जो रीजनल डायलेक्ट थी, ठीक है, रीजनल डायलेक्ट में समझते हो ना कि वो लैंग्वेजेस जो एक लिमिटेड एरियाज़ में बोली जाएं, उनको डिस्करेज किया गया, उनको प्रमोट नहीं किया गया, और फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, ताकि जब सभी लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं तो थोड़ा सा क्लोजनेस आती है, आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं आसानी से। ठीक है, अब ये तो फ्रांस में जो है आपकी फीलिंग नेशनलिज्म की आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो अब फैली, और कहाँ फैलेगी, ये फ्रांस में तो आ चुकी, यूरोप में फैली, है ना। और यूरोप में कौन कौन सी जगह, तो यूरोप तो एक कंटिनेंट है, तो यूरोप में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली, यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो हैं वो फैली। ठीक है, और इस नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने में फ्रेंच आर्मीज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि देखिए, जब फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया तब अदर कंट्रीज़ के लिए वो एक जो है क्या था, एक मीन्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया। ठीक है, इसे मैं आपको समझा दूँ कि जब रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तब मोनार्कियल गवर्नमेंट थी। ठीक है, मोनार्कियल गवर्नमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। ठीक, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जिसको कहते हैं वो आए। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को डोमिनेट कर लिया किसने, नेपोलियन ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका आपने नाम सुना होगा। ठीक, और अब जो है हम नेपोलियन ने जब डोमिनेट किया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी को हटा दिया, तो नेपोलियन जो है वो 1804 में जो है वो फ्रांस का राजा या किंग ऑफ फ्रांस बन गया। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है इसमें, इससे रिलेटेड, समझ रहे हो कि इन विच ईयर द नेपोलियन बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। ठीक, तो 1804 में नेपोलियन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट को ओवरथ्रो करके जो है नेपोलियन जो है वो फ्रांस का किंग बन गया या उसका डिक्टेटर बन गया। ठीक है, और उसने जो रूल्स लागू किए वो रूल्स जो हैं नेपोलियनिक कोड कहलाते हैं। ठीक है, अब नेपोलियनिक कोड क्या थे, जिसमें भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड। ठीक है, तो नेपोलियनिक कोड का मतलब होता है रूल्स विच वर फ्रेम्ड बाय नेपोलियन आर कॉल्ड नेपोलियनिक कोड। ठीक, और सिविल कोड भी इसको कहा जाता है इन अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं हर वर्ड आपको बताता हूँ कि इन विच वे द क्वेश्चन में बी आस्क्ड, क्वेश्चन कितनी फॉर्म में पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल नेपोलियनिक कोड पूछा जा सकता है, या सिविल कोड के फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको वही लिखना है, सेम चीज़ है। ठीक है,
अब नेपोलियन जब किंग ऑफ फ्रांस बन गया तो अब उसने क्या है, उसकी एम्पायर बहुत बड़ी हो गई। हालांकि नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्टिव बनाया। ठीक है, कैसे, फिर वही रिकॉल करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्कियल जो पावर्स थी वो ख़त्म हो गई, फिर डेमोक्रेसी आई, और डेमोक्रेसी आने के बाद, ठीक, डेमोक्रेसी आने के बाद नेपोलियन आए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट बना, उसके वो मेंबर बने, और इसलिए डेमोक्रेसी को ख़त्म करके वो जो है एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, डिक्टेटर बन गए फ्रांस के। ठीक है, अब नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड क्या थे, या लॉज विच वर इम्पोज्ड बाय नेपोलियन, व्हाट वर दोज? उसमें सबसे पहला है प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एबोलिश्ड। जो प्रिविलेजेस बर्थ के बेस पर मिल रहे थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को, वो खत्म कर दिए हैं। एबोलिश्ड का मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है, सेकंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि लॉ वाज इक्वल फॉर ऑल, या ऑल वर इक्वल बिफोर लॉ, दोनों बातें थी। ठीक है, इसको लागू किया गया, यानी कि हर व्यक्ति के लिए कानून समान है, ये हर व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल है। तीसरा, फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज वर एबोलिश्ड। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम आप समझते होगे, फ्यूडल सिस्टम समझते हो ना, कैसे? फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम जिसमें कि सर्फडम हो, यानी कि व्हेन द किंग ग्रांट्स हिज लैंड टू द पीपल हु आर कॉल्ड सर्फडम, वो कहलाता है फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, और मैनोरियल ड्यूज, अगर किसी भी लेबर के ऊपर कोई ड्यूज हैं वो खत्म कर दिए गए। ठीक, तो जब फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम सब खत्म हो गया या एबोलिश कर दिया गया, तो मैनोरियल ड्यूज भी जो है वो एबोलिश हो गए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आपका है गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, गिल्ड होता है ट्रेड यूनियंस। ठीक है, उन पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उन पर जो रोक लगी हुई थी, उनको हटा दिया गया, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। और लास्ट क्या था? स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म लॉज, कॉमन नेशन करेंसी। ठीक है, वेट और मेजर स्टैंडर्डाइज थे, यानी कि फ्रांस में कहीं भी चले जाओ वेट और मेजरमेंट सिस्टम जो है वो एक सा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो क्या है? लॉज वर यूनिफॉर्म। इन फ्रांस लॉज वर यूनिफॉर्म, यानी कि फ्रांस में के किसी भी पार्ट में लॉज एक से थे, और करेंसी कॉमन थी। फ्रांस नेशन में करेंसी कॉमन थी। ठीक है, अब इन सब के लिए क्या था? फ्रेंच आर्मीज रिस्पॉन्सिबल थी। हार्बिंजर्स कहते हैं मैसेंजर, संदेश भेजने वाले, ऑफ लिबर्टी। ठीक, लिबर्टी माने फ्रीडम, फ्रीडम के इस मैसेंजर्स थे। फ्रेंच आर्मीज को मैसेंजर समझा गया लिबर्टी का या फ्रीडम का। ठीक, और ये जो है क्या हो गया, जल्दी ही लोगों के ये जो एंथुसियाज्म था, जो उत्साह था, वो किसमें? निराशा में बदल गया। क्या रीज़न थे? एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, वाई द एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो आप ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये इसके आंसर में आपको लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड, हैंड इन माने तुरंत। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो इन्होंने बताए थे, जो नेपोलियन ने प्रॉमिस किए थे, वो तुरंत के तुरंत लागू नहीं हो पाए। ठीक, दूसरी चीज़ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब हुआ कि नेपोलियन जो थे
नेपोलियन जो थे वो नहीं चाहते थे कि लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करें या लोगों के माइंड में ये चीज़ आए या ये फीलिंग आए कि हमें फ्रीडम चाहिए। इसलिए उन्होंने लोगों के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच पर क्या लगाया, सेंसरशिप लगा दी। और तीसरा कारण क्या था कि फ्रेंच आर्मीज़ में फोर्सली रिक्रूटमेंट किया जाने लगा। फ्रांस की जो आर्मी थी उसमें लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो लाया जाने लगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। गेट कनेक्टेड विद अस, कीप ऑन लर्निंग। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, और एक इसमें और पढ़ाएंगे आपको लिबरल नेशनलिज्म। ओके, that's okay for today.